पिछले कुछ हफ्तों से जिस बात की आशंका थी वो आखिरकार जून 2025 में सच हो गई। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हो गई। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, ये जंग थी हथियारों की, मिसाइलों की और भविष्य के डर की। इस वीडियो में हम आपको पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी जानकारी देंगे, विस्तार से, ताकि आपको समझ आ सके कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका अंजाम क्या हो सकता है। कैसे भड़की जंग की चिंगारी? सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ईरान और इजराइल का दुश्मनी का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। ईरान का समर्थन हमेशा से ही ऐसे समूहों के साथ रहा है जो इजराइल के खिलाफ हैं, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में और हूथी यमन में। दूसरी तरफ इजराइल भी कभी पीछे नहीं हटा। उसने कई बार सीरिया और इराक में ईरान के ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन इस बार मामला और बड़ा था, क्योंकि अब निशाना बना था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का पहला हमला ऑन ऑपरेशन राइजिंग लायन। 13 जून 2025 की रात इजराइल ने एक अचानक एयर स्ट्राइक ऑन ऑपरेशन भाव शुरू किया, जिसका नाम था ऑन ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑन ऑपरेशन का उद्देश्य था ईरान के उन सारे ठिकानों को तबाह करना जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे। इजराइल ने स्पेशल ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और मिसाइलों के जरिए तेहरान, नाटांज, इस्फहान और करमानशाह जैसे शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। कौन कौन से ठिकाने बने टारगेट? नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी। यह ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। यहाँ सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज चलते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस जगह पर जेडाम और स्पाइस 2000 गाइडेड बमों से हमला सान हुआ। IRGC कमांड पोस्ट्स, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कई कमांड ठिकानों को ध्वस्त किया गया। बंकर बस्टिंग। इजराइल ने खास बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया ताकि भूमिगत परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचे। ये ऑपरेशन इतना सटीक कैसे हुआ? इसके पीछे था महीनों से चल रही इजरायली इंटेलिजेंस तैयारी। मोसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरान में पहले ही कई स्थानों पर स्पाई डिवाइसेस, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन से नजर रखी थी। उन्होंने पहले से टारगेट चिन्हित कर ली थे ताकि हमला एकदम सटीक और असरदार हो। ईरान में तबाही का मंजर हमले के बाद पूरे ईरान में अफरा तफरी मच गई। तेहरान और इस्फहान जैसे बड़े शहरों में ब्लैकआउट ऑन हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और सड़कों पर पुलिस और आर्मी तैनात हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि नाटांज में 50% से ज्यादा इमारतें या तो पूरी तरह ढह चुकी थीं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। IRGC के कई सीनियर अफसर, जिनमें जनरल अली रेजा तहरी और डॉ अली शादमानी जैसे नाम सामने आए, मारे जा चुके थे। नागरिक इलाकों में भी नुकसान हुआ, जिससे आम जनता में भारी डर फैल गया। आम जनता का हाल जब जंग होती है, सबसे ज्यादा मार आम जनता पर पड़ती है। ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से अधिक घायल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तेहरान से करीब 3 लाख से अधिक लोग सुरक्षित इलाकों की ओर भागे। इजराइल की तरफ क्या हुआ? इजराइल के लिए ऑपरेशन की शुरुआत सफल रही, लेकिन वो भी जानते थे कि जवाब जरूर आएगा। इसलिए पूरे देश में नायरन डोम, अर्रो 3 और डेविड्स स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम्स को पूरी ताकत से तैनात कर दिया गया था। स्कूल बंद कर दिए गए, एयरपोर्ट्स अलर्ट पर चले गए और सिविल डिफेंस ने लोगों से सुरक्षित शेल्टर में रहने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका ने कहा, इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत संघर्ष विराम की अपील की। रूस और चीन ने इजराइल के हमले को अत्यधिक और अस्वीकार्य कहा। ईरान का क्या जवाब होगा? यही वो सवाल था जो पूरी दुनिया के दिमाग में घूम रहा था। क्या ईरान इस हमले का बदला लेगा? क्या अब यह सीधा युद्ध बनेगा या कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकलेगा? और इसी से शुरू होता है इस कहानी का अगला भाग। ईरान का पलटवार कैसे हुआ? कौन कौन सी मिसाइलें चली? इजराइल की एयर डिफेंस कितनी मजबूत निकली? और नुकसान का पूरा विश्लेषण। जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, तब सारी दुनिया को अंदाजा हो गया था कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। और हुआ भी यही। सिर्फ 48 घंटे के अंदर ईरान ने भी ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसने पूरी मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया।
ईरान की जवाबी स्ट्राइक, ऑपरेशन सेक्रेड सोर्ड। 15 जून की सुबह 4 बजे ईरान ने अपने जवाबी ऑपरेशन की शुरुआत की। इसका नाम था ऑपरेशन सेक्रेड स्वॉर्ड। ईरान ने एक साथ 150 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल की तरफ दागे। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए? फातेह 110 और ज़ुल्फ़िकार मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 300 से 700 किलोमीटर की रेंज रखती है। इनमें से कई मिसाइलें डिमोना, इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट, के पास गिरी। क्रूज मिसाइलें या अली और सुमार, ये कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और रडार से बच निकलती हैं। इजराइल के एयरबेस और कम्युनिकेशन सेंटर टारगेट किए गए। ईरान का हमला रात के वक्त हुआ जब लोग सो रहे थे। हालांकि इजराइल की आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम बस ने कई मिसाइलों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ मिसाइलें बच गईं और इन जगहों पर गिरीं। हाइफा, एक गैस प्रोसेसिंग प्लांट में आग लग गई। 7 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा घायल। तेल अवीव, एक आवासीय बिल्डिंग पर शहेद ड्रोन गिरा। 14 मंजिलों वाली इमारत का ऊपरी हिस्सा ढह गया। बेरसेबा, एक मिलिट्री बेस में आग लगी, 12 सैनिक घायल हुए। डिमोना, न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास मिसाइलें गिरीं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जमीन पर गड्ढे और एक सुरक्षा चौकी क्षतिग्रस्त हुई। साइबर अटैक भी शामिल। ईरान ने सिर्फ मिसाइलों से ही नहीं बल्कि साइबर युद्धन भी छेड़ दिया। इजराइल की कई वेबसाइटें डाउन हो गईं, बैंकिंग सर्वर हैक किए गए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गड़बड़ी पैदा हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने तेल अवीव मेट्रो सिस्टम को कुछ घंटों के लिए बंद करवा दिया था। आम जनता में दहशत। पूरे इजराइल में सायरन, धमाके और अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को शेल्टर में भागते हुए देखा गया। अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मौतें, 45 नागरिक घायल, 300 से अधिक शरणार्थी, लगभग 5 लाख लोग उत्तरी और दक्षिणी सीमा से स्थानांतरित किए गए। इजरायली जवाब, डिफेंस कितनी काम आई? आयरन डोम, लगभग 85% मिसाइलों को रोका गया, लेकिन एक बार में इतने सारे हमले हुए कि सिस्टम भी थोड़ा ओवरलोड हो गया। एरो 3 और डेविड्स स्लिंग, बैलिस्टिक मिसाइलों को ऊंचाई पर ही नष्ट किया गया, लेकिन कुछ क्रूज मिसाइलें रडार से बच निकली। ईरान का संदेश, ईरानी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक भाषण में कहा, अगर इजराइल ने एक और हमला किया तो हम हाइफा और तेल अवीव को पूरा नष्ट कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या कोई और देश शामिल हुआ तो यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। अमेरिका, हम अपने सहयोगी इजराइल के साथ हैं, लेकिन तनाव घटाना जरूरी है। रूस, दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बैठक बुलाई गई और संघर्ष विराम की सिफारिश की गई। ईरान ने दिखाया कि उसके पास सिर्फ बातों का दम नहीं, टेक्नोलॉजी और ताकत भी है। इजराइल को पहली बार इतने बड़े स्केल पर मिसाइल अटैक झेलना पड़ा। डिफेंस सिस्टम मजबूत है, लेकिन अजेय नहीं। अगर यह युद्ध जारी रहा तो बाकी अरब देश भी इसमें खींच सकते हैं, खासकर लेबनान, सीरिया, यमन और इराक। कौन कौन से देश अब इस जंग में कूदने की तैयारी में हैं? अमेरिका, रूस और चीन की क्या भूमिका है? और इस जंग के विस्तार से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही। जैसे जैसे हमले बढ़े और जवाबी हमले तेज हुए, वैसे वैसे इस जंग में अन्य ताकतवर देशों की दखलअंदाजी भी शुरू हो गई। जो युद्ध एक सीमित प्रतिक्रिया लग रहा था, वो अब एक अंतर्क्षेत्रीय संघर्ष से ग्लोबल इमरजेंसी पॉटन में बदलता जा रहा है। अमेरिका की सीधी चेतावनी इजराइल के बड़े सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरुआत में संयम की बात की, लेकिन जब ईरान के मिसाइल हमलों में इजरायली नागरिक मरे, तब अमेरिकी रक्षा सचिव ने पौड़वायत चेतावनी दी। अगर ईरान ने इजराइल पर फिर हमला किया तो हम सैन्य हस्तक्षेप से नहीं हिचकिचाएंगे। अमेरिका ने तत्काल अपने यूएसएस आइजनहावर विमान वाहक को फारस की खाड़ी में तैनात किया। F-22 और B-20 बम वर्षक विमान ऑनमास को कतर और बहरीन के बेस पर शिफ्ट किया। 10,000 अतिरिक्त सैनिक वन सऊदी अरब और यूएई भेजे। यह साफ इशारा था कि अमेरिका इस युद्ध को सीमित नहीं रहने देगा। रूस ने ईरान के खिलाफ हमलों की आलोचना की और कहा कि फली यह हमला अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध है। साथ ही रूस ने अपने सैन्य बेड़े को सीरिया के तट पर बढ़ा दिया।
चीन ने संयम की अपील की, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि अगर मुस्लिम राष्ट्रों पर आक्रमण बढ़ा तो वह निष्क्रिय नहीं रहेगा। यह संकेत था कि अगर अमेरिका खुलकर आया तो रूस और चीन भी किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया देंगे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और मिस्र जैसे देश इस जंग से सीधे प्रभावित हैं। हालांकि इन देशों ने अभी तक खुलकर किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया, लेकिन सऊदी अरबन ने अपने एयर स्पेस को इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया। यूएई ने सभी अमेरिकी और यूरोपीय नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह जारी की। कतर और तुर्की ने शांति की अपील करते हुए संयुक्त इस्लामिक शांति मिशन प्रस्तावित किया। सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब ईरान ने धमकी दी कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर फिर हमला हुआ तो वह एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा और खुद को हर प्रकार से बचाने का अधिकार रखता है। इस बयान को कई विश्लेषकों ने परमाणु हथियार बनाने की खुली धमकी माना। वहीं इजराइल के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, अगर हमें संदेह हुआ कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है तो हम बिना किसी पूर्व चेतावनी के कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हमला क्यों न हो। दुनिया ने सिहर कर यह स्वीकार किया कि यह वर्ल्ड वॉर 3 अनविन की ओर बढ़ते हुए कदम है। तेल के दाम आसमान छूने लगे। 99 से $140 प्रति बैरल ग्लोबल शेयर मार्केट गिर गया। डाउ जोन्स और निफ्टी में 5% की गिरावट। यूरोप और एशिया में खाने के दाम बढ़ने लगे। यूएन ने चेतावनी दी कि अगर जंग एक हफ्ते और चली तो 6 करोड़ से अधिक लोग वन प्रभावित होंगे। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में 1300 से अधिक मौतें, सैनिकों और नागरिकों की मिलाकर इजराइल में 400 से अधिक मौतें, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 1,50,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। अस्पतालों में मेडिकल सप्लाई की कमी, बिजली ठप, इंटरनेट डाउन। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, जर्मनी और भारत ने शांति वार्ताओं की पहल की। भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राजदूतों से बात की और न्यूयॉर्क में एक शांति सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। हालांकि दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया अभी भी कठोर है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर यह जंग जारी रही तो लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकता है। इराक और यमन मॉल में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें गिर सकती हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की ईंधन सप्लाई संकट में आ सकती है। पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे जमीनी युद्ध की शुरुआत, सैनिक टकराव, लेबनान और सीरिया की एंट्री, मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध का ब्लूप्रिंट। क्या परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इस जंग का अंत क्या होगा तो अगले पार्ट का इंतजार करें। और अगर आप इस तरह की गहन जानकारी पसंद करते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और चौंकाने वाला लगा हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि जब अगला पार्ट आए आप सबसे पहले जानें कि यह जंग कैसे खत्म होगी या क्या यह एक नई वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही गहराई से रिसर्च करने की ताकत देता है।